रचना के ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी देवर देवरानी हैं। सास ससुर देवर के साथ रहते हैं, जेठ जेठानी भी अपना अलग रहते हैं। सब कुछ तो है रचना के पास जो उसने चाहा था, लेकिन एक कमी ही सबसे बड़ी कमी है, वो है उसका पति। आजकल रचना को अपने पति पर बहुत गुस्सा आने लगा है। वजह है दूसरी औरतों से घुल मिलकर ऐसे बातें और मजाक करना जो कभी अनीत ने पत्नी रचना के साथ कभी नहीं किया। अब तो आए दिन रचना यह सब देखती आ रही थी। आज भी यही हुआ। अपने ही घर के किचन में उसका पति सिप्रा के साथ मिलकर गप्पे मार रहा है। उन दोनों की जोर जोर से ठहाकों की आवाज बैठक में बैठी रचना के कानों में आ रही है। सिप्रा की मदद करने रचना का पति अनित तुरंत किचन में घुस जाता। अब रचना बिना काम के किचन में खड़ी होकर क्या करे, अतः चुपचाप बाहर आकर दूसरे काम निपटाती या फिर नहाने चली जाती। और अगर किचन में खड़ी भी हो जाए तो सिप्रा और अनित के भद्दे हंसी मजाक को देख सुनकर उसका सिर भिन्ना जाता। उसे सिप्रा से कुड़न होती, माना कि अमित उसका देवर है, लेकिन अब तो रचना का पति है ना, तो दूसरे के पति के साथ इस तरह का मजाक करना क्या किसी औरत को शोभा देता है। लेकिन अनित से जब भी बात करो इस मामले में वह उल्टा रचना पर ही गुस्सा हो जाता है कि रचना की सोच इतनी गंदी है। वह अपने ही पति के बारे में ऐसी गलत बातें सोचती है, शक करती है। 3 साल हो गए रचना और अनित की शादी को हुए। इस 3 सालों में कई बार सिप्रा को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है, लेकिन हर बार नाराज होकर उल्टा सीधा बोलकर अनित रचना की सोच को ही बुरा साबित कर देता। पास ही के शहर में रहने के कारण सिप्रा जब तब रचना के घर चली आती। सिप्रा का पति यानी जेठ जी शहर में जॉब करते हैं। सिप्रा अपने बेटों के साथ अपने माता पिता के घर में रहती है, इसीलिए उसे बच्चों की भी चिंता नहीं रहती। हफ्ते या 10 दिनों में 2 दिन के लिए आ ही जाती है रचना के घर, और ये 2-4 दिन रचना के लिए बहुत बुरे बीतते। जेठानी के जाने के बाद रचना अपने आप को थोड़ा संयत करती, मन को संभालती, अमित और अपने रिश्ते को लेकर सामान्य होती। तब तक सिप्रा फिर आ धमकती और रचना का जैसे तैसे सुचारू हुआ जीवन और मन दोबारा अस्त व्यस्त हो जाता। एक बार तो हद ही हो गई। सिप्रा नहाने गई हुई थी, रचना भी अपने कमरे में थी। थोड़ी देर बाद किसी काम से रचना कमरे से बाहर निकली तो देखा अनित सिप्रा के कमरे से बाहर आ रहा था। क्या हुआ अनित? भाभी नहा कर आ गई क्या? नहीं, अभी नहीं आई। तो तुम उनके कमरे में क्या कर रहे थे? रचना ने सीधे अनित के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। वह टॉवेल ले जाना भूल गई थी, वही देने गया था, अनित ने जवाब दिया। अगर उन्हें टॉवेल चाहिए था तो मुझे बता देते, तुम क्यों देने गए? रचना को गुस्सा आया। तुम फिर शुरू हो गई। ओ गॉड, सबका कभी कोई इलाज ही नहीं होता। कैसी वाइफ गले पड़ी है। अपनी सोच को थोड़ा मॉडर्न बनाओ, थोड़ा खुले दिमाग और विचारों वाली बनने की कोशिश करो, अनित ने कहा और फिर दूसरे कमरे में चला गया। रचना की आंखों में आंसू छलक आए। दूसरे दिन सुबह अनित ने बताया कि सिप्रा भाभी वापस जा रही हैं। वह ऑफिस जाते हुए उन्हें बस में बैठा देगा। रचना ने चैन की सांस ली। 4 दिन से तो अनित सिप्रा के चक्कर में ऑफिस ही नहीं गया था। सिप्रा जा रही है तो अब दिन तो कम से कम चैन से कटेगा। यूं तो अनित अधिकतर समय फ़ोन पर ही सिप्रा से बातें करता रहता है, लेकिन गनीमत है कि सिप्रा प्रत्यक्ष रूप से तो दोनों के बीच नहीं रहती। सिप्रा और अनित चले गए तो रचना ने चैन की सांस ली। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और बैठक में आकर सोफे पर पसर गई। जब भी सिप्रा आती है पूरे समय रचना का सिर भारी रहता है। वह लाख कोशिश करती है नज़रअंदाज करने की, मगर क्या क्या छोड़े वह। सिप्रा और अनित की नज़दीकियाँ आंखों को खटकती है। सोफे पर एक दूसरे से सट कर बैठना। रचना अगर एक सोफे पर बैठी हो और सिप्रा दूसरे पर तो अनित रचना के पास न बैठकर सिप्रा के पास बैठता है। खाना खाते समय भी सिप्रा अनित के पास वाली कुर्सी पर ही बैठती है। जब तक सिप्रा रहती है रचना को न अपना पति अपना लगता है न घर। जेठानी सिप्रा बुरी तरह अनित के दिल पर कब्जा करके बैठी है। रात में भी रचना थक कर सो जाती है, पर अनित सिप्रा के पास बैठा रहता है। अनित की इन हरकतों से रचना बहुत परेशान हो गई थी। मूवी देखने जाते हैं तो अनित
रचना और सिप्रा के बीच में बैठता है और सारे समय सिप्रा से ही बातें और मूवी पर कमेंट करता। ऐसे में रचना अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करती है। रचना के दिमाग में यही सब बातें उमड़ घुमड़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। हेलो, रचना ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा। हेलो भाभी, नमस्ते, मैं रमेश बोल रहा हूँ। क्या बात है, अनीता आज ऑफिस नहीं आया? आज बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। उसके फ़ोन पर बेल तो जा रही है लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा। सब ठीक तो है? रमेश के स्वर में चिंता झलक रही थी। रमेश अनित के ऑफिस में ही काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। क्या अनित ऑफिस में नहीं है? रचना बुरी तरह चौंक कर बोली। लेकिन वे तो सुबह ही ऑफिस निकल गए थे। नहीं भाभी, आज अनित ऑफिस नहीं आया है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और रमेश ने फ़ोन काट दिया। रचना को चिंता होने लगी कि आखिर अनित कहाँ जा सकते हैं। दोपहर की 2 बज रहे थे। रचना ने भी अनित को फ़ोन लगाया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। रचना परेशान हो गई कि कहीं कोई दुर्घटना तो। फिर अपनी सोच पर रचना खुद घबरा गई। उसने जेठानी सिप्रा को फ़ोन लगाया तो उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। सिप्रा के पिताजी के घर पर फ़ोन किया तो पता चला सिप्रा अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। अगर सिप्रा 11 बजे की बस से भी निकलती तो 1-1:30 बजे तक तो अपने घर पहुंच जाती। अब तो 2:30 बज गए हैं। रचना घर में अंदर बाहर होती रही। कभी अनित का फ़ोन मिलाती तो कभी सिप्रा का और कभी रमेश का। 4 बजे जाकर अनित का फ़ोन आया। रचना ने घबरा कर पूछा कि कहाँ है और ऑफिस क्यों नहीं गए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मगर अनित का जवाब सुनकर रचना के गुस्से पर कंट्रोल न रहा। दरअसल अनित सिप्रा को बस में बिठाकर ऑफिस जाने के लिए निकला ही था, मगर रास्ते में एक मॉल में नई रिलीज हुई मूवी का पोस्टर देखकर सिप्रा का मन हुआ उस मूवी को देखने का। 12 बजे का था। अतः दोनों मॉल में ही घूमते रहे और 12 बजे मूवी देखने बैठ गए। मूवी का साउंड तो तेज होता ही है, अतः फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं थी। अब सिप्रा को बस में बैठाने के बाद उसने मिस्ड कॉल देखी। आज तो रमेश के फ़ोन आने से रचना को पता चल गया कि अनित ऑफिस नहीं पहुंचा है, वरना अनित तो कभी बताता ही नहीं। वह 6 बजे घर आता और ऐसे दर्शाता जैसे सीधे ऑफिस से चला आ रहा है। पहले भी पता नहीं कितनी बार झूठ बोल चुका होगा अनित। क्या पता सच में मूवी देखने गए थे, या जब इंसान का एक झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर विश्वास उठ जाता है। फिर उसकी हर बात में झूठ की ही गंध आने लगती है। अनित भी समझ गया था कि इस बार तो रचना को बहुत बुरा लगा है और अब वह कई दिनों तक गुस्सा रहेगी। अनित अपनी गलती समझ गया था, इसलिए रचना से बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। घर के कामों में हाथ बटाना, अपना काम समय पर करना, समय पर घर में सामान सब्जी ला देता। लेकिन रचना ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, ना अच्छी न बुरी। वह अनित की ओर से एकदम उदासीन हो गई थी। घर के सारे काम सुघड़ ढंग से निपटाती। अनित से जितना जरूरी होता उतना ही बोलती। एक तरह से घर में उन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। अनित को बहुत बेचैनी हो रही थी। रचना खुलकर झगड़ा कर लेती तो अनित भी बहस करके अपनी सफाई दे देता, या उल्टा हर बार की तरह रचना की सोच को छोटा कहकर उसे ही गलत साबित करके अपनी गलती ढांप लेता। लेकिन अभी तो रचना न बोलकर न झगड़ा करके एक तरह से अनित को अपराधी साबित कर चुकी है। अनित अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास करके अपराध बोध से ग्रस्त हो रहा है। गलती पर गलतियां करके भी रचना पर हावी रहने वाले अनित को यूं अंदर ही अंदर कसमसाते रहना बहुत खल रहा था। 2-4 बार उसने रचना से बात करने की, अपनी सफाई देने की कोशिश भी की, पर रचना ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 10 दिन बाद अचानक सामान उठाने रखने की आवाज़ें सुनकर अनित ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और मजदूर सामान अंदर रख रहे थे। शाम को ऑफिस से आया तो देखा सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। अनित ने सोचा इनका सारा सामान रख गया होगा। चाय पीते हुए उसने रचना से पूछताछ की तो पता चला सामने कोई फैमिली नहीं, वरन एक युवक रहने आया है। उसे इसी शहर में नौकरी लगी है और सामने वाला फ्लैट किराए पर लेकर वह यहीं रहेगा। अनित को अफसोस हुआ, अगर परिवार होता तो ज़्यादा अच्छा होता। रचना को कम से कम कंपनी मिल जाती।
युवक का रहना न रहना तो बराबर ही है। दूसरे दिन सुबह रचना के बात करने की आवाज़ सुनकर अनित बाहर आया तो पता चला वह युवक आया था बाई के बारे में कहने। रचना ने उसके यहाँ अपनी बाई भेजने का आश्वासन दे दिया। थोड़ी देर बाद वह पीने का पानी भरने के लिए बर्तन ले आया। अनित के ऑफिस जाने तक वह युवक, जिसका नाम गौरव था, 4 बार किसी न किसी काम से रचना के पास आया। अनित ने सरसरी निगाहों से उसे देखा। लंबा, गोरा, चिट्टा, सुदर्शन युवक था। शाम को अनित ऑफिस से घर आया तो रचना ने चाय बनाई और गौरव को भी चाय पर बुला लिया। गौरव आया, तीनों ने साथ चाय पी और बातें की। अनित को यह लड़का भला लगा। उसका परिवार पास के ही शहर में रहता था। घर में मम्मी पापा के अलावा दादी, एक छोटी बहन और भाई भी हैं। थोड़ी देर बातें करके गौरव चला गया। 4 दिन में उसका घर व्यवस्थित हो गया। सामान जमाने में रचना ने उसकी मदद की। एक दिन अनित घर आया तो रचना घर पर नहीं थी। गौरव के घर पर भी ताला लगा था। 5 मिनट बाद गौरव और रचना आ गए। रचना गौरव को किचन का कुछ जरूरी सामान खरीदवाने उसके साथ मार्केट गई थी। फिर तो रोज ही घर का कुछ न कुछ सामान लेने गौरव रचना को मार्केट ले जाने लगा। रचना रोज अनित के आने से पहले या समय पर वापस आ जाती। रात का खाना तो गौरव भी साथ खाता। एक बार अनित थोड़ा झुंझला भी गया कि यह क्या रोज रोज उसके साथ बाजार चली जाती हो। ऐसा ही था तो उसकी माँ आकर उसका घर क्यों नहीं सेट कर जाती। तब रचना ने कह दिया कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और बहन की परीक्षाएं सिर पर हैं, इसलिए वह भी नहीं आ सकती हैं। इसी बीच सिप्रा फिर उनके यहाँ आ धमकी। सिप्रा के आने से अनित फिर उसके आगे पीछे घूमने लगा। उसे लगा कि रचना यह देखकर परेशान हो जाएगी हर बार की तरह, लेकिन इस बार तो रचना ने उन दोनों को पूरी तरह नकार दिया। सिप्रा आई तब गौरव की भी छुट्टियां थी, अतः वह सारा दिन रचना के यहाँ ही रहता। रोटियां बनाने सिप्रा जैसे ही किचन में आई, रचना तपाक से बाहर चली गई और गौरव को बुला लाई। अनित का अजब हाल हो रहा था। उसका ध्यान रचना और गौरव पर था और मन मारकर सिप्रा के साथ किचन में खड़ा होना पड़ रहा था। दोपहर के खाने के समय सिप्रा हमेशा की तरह झट से अनित के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई तो रचना बड़ी खुशी से गौरव के साथ बैठ गई। अनित का पता नहीं क्यों खाने में मन नहीं लग रहा था। शाम को सब लोग टीवी देखने बैठे थे। सिप्रा अनित के साथ सोफे पर बैठी थी। बीच बीच में हंसी मजाक करते हुए वह कभी अनित के कंधे पर हाथ मारती तो कभी पैर पर। रचना दूसरे सोफे पर अकेली बैठी थी। तभी गौरव आ गया और रचना के पास बैठ गया। अब वे दोनों टीवी पर चल रहे कार्यक्रम पर कमेंट करते हुए ठहाके लगाने लगे। रचना भी हंसते हुए गौरव के हाथ पर या कंधे पर हाथ मार रही थी। अनित बैठा बैठा कसमसा रहा था। आखिर में अनित से रहा नहीं गया। वह उठकर जल्दी सोने चला गया। 10 मिनट बाद सिप्रा भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। रचना जानबूझकर उस रात बहुत देर बाद सोने गई। जब तक गौरव बैठा रहा वह और रचना जोर जोर से हंसी मजाक करते रहे। जब रचना सोने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा अनित मुंह पर चादर लपेटे सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन बेचैनी से पहलू बदलने के कारण साफ समझ आ रहा था कि वह जाग रहा है। रचना अनित की ओर पीट करके चैन से सो गई। दूसरे दिन छुट्टी थी। सिप्रा मूवी देखने के लिए अनित के पीछे पड़ी। अनित ने चुपचाप से प्लान बनाया और ऐन वक्त पर रचना से तैयार होने के लिए कहा, मगर रचना भी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तपाक से गौरव को फ़ोन लगा दिया और मूवी देखने का आमंत्रण दे डाला। अनित जल भून गया। वह बेडरूम में आकर रचना पर गुस्सा करने लगा कि गौरव को ले जाने की क्या ज़रूरत थी। तब रचना ने 2 टूक जवाब दिया और उसकी और सिप्रा के बीच वह मूर्खों की तरह मुंह बंद कर बैठी रहती हैं। या तो मुझे घर पर रहने दो या फिर गौरव को भी साथ ले चलो। अनित के पास और कोई चारा नहीं था। वह बेमन से गौरव को भी साथ ले गया। अनित ने सोचा वह सबसे पहले रचना को बैठाएगा, फिर सिप्रा को, उसके बाद वह और फिर अपने पास गौरव को। तब पूरी मूवी में वह और सिप्रा पास बैठेंगे और रचना और गौरव 2 कोनों में। लेकिन रचना ने पहले ही सीट नंबर सुन लिया और फटाफट सिनेमा हॉल में घुसकर गौरव की बगल में बैठ गई। अनित यहाँ भी मात खा गया। फिर तो
पूरी मूवी भर उसका मूड उखड़ा रहा। शिप्रा पहले तो बहुत कोशिश करती रही उसके कि वह पहले की तरह हंसी मजाक करे, पर आखिर खुद भी खींच कर चुप हो गई। अलबत्ता रचना और गौरव ने पूरी मूवी बहुत एंजॉय की। उसके बाद गौरव ने अपनी ओर से डिनर का प्रस्ताव रखा, जिसे रचना ने स्वीकार कर लिया। मूवी ख़त्म होने के बाद वे लोग मॉल में ही घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मॉल की ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करके लौटे। पूरे समय अनित हूँ हाँ के अलावा कुछ नहीं बोला। अनित के कारण शिप्रा को भी चुप रहना पड़ रहा था। बस गौरव और रचना की दुनिया जहान की बातों में खोए हुए थे। दूसरे दिन भी शिप्रा किचन में रोटियां बनाने पहुंची, लेकिन अनित नहीं गया। वह रचना के आसपास घूमता और बातें करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि या तो रचना गौरव के घर चली जाएगी या फिर वह यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वह अभी तक ऑफिस नहीं गया होगा। लिहाजा सारी रोटियां शिप्रा को अकेली ही बनानी पड़ी। वह तो अनित के लिए ही यहाँ आ जाती है। जब इस बार अनित गौरव की वजह से उखड़ा हुआ है और उसका पूरा ध्यान रचना पर ही लगा रहता है, तो वह बेवजह अपने दिन खराब क्यों करे। अतः अनित के ऑफिस जाने के समय उसने कहा कि वह उसे बस में बैठा दे। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं? आप है तो घूमने फिरने में कितना मज़ा आ रहा है। कुछ दिन और रुक जाइए, कल गौरव ने हाफ डे लिया है, हम सब लेक पर घूमने चलेंगे। रचना ने शिप्रा को रोक लिया। अनित जल भुन गया। पहली बार उसे शिप्रा का रहना बुरा लग रहा था। उसने लेक पर जाने का प्रोग्राम बहुत टालना चाहा तो रचना चिढ़ गई। बोली, क्यों अनित? इससे पहले तो जब भी शिप्रा भाभी आती थी तुम छुट्टी ले लेकर मूवी देखने और घूमने ले जाते थे। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? रचना की बात पर अनित निरुत्तर हो गया। वह मन महसूस करके दूसरे दिन सबके साथ लेक पर गया। हमेशा रचना को उपेक्षित सा छोड़कर शिप्रा के साथ घूमने फिरने के मजे लेने वाला अनित अब शिप्रा से भी कटा कटा सा घूम रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो रचना और गौरव की बातों पर लगा था। घर आकर शिप्रा मुंह फुलाकर जल्दी सोने चली गई। रचना कॉफ़ी बना लाई और गौरव के साथ बातें करने लगी। अनित थोड़ी देर बैठा रहा, फिर तंग आकर सोने चला गया। दूसरे दिन शिप्रा चली गई। अनित ने चैन की सांस ली। शिप्रा थी तो सारा समय अनित से चिपकी रहती थी और रचना को पूरी आज़ादी मिल जाती थी गौरव के साथ रहने की। अब तो अनित ने शिप्रा को फ़ोन करना भी बहुत कम कर दिया था। शिप्रा ही फ़ोन करती तो अनित थोड़ी बहुत बातचीत करके फ़ोन रख देता। शिप्रा भी अनित की बदलती प्रवृत्ति को समझ गई थी। टीवी देखते समय वह यथासंभव रचना के पास सट कर बैठता, फिर उसका हाथ पकड़कर ही बैठता, जैसे अगर उसने हाथ नहीं पकड़ा तो वह भाग जाएगी। रचना को उसकी इन हरकतों से कोफ्त होती। अनित गौरव से बचने के लिए अक्सर शाम को या छुट्टी वाले दिन बाहर लंच या डिनर अथवा शॉपिंग का प्रोग्राम बना लेता। रचना को और चिढ़ होती, क्योंकि वह जानती थी ये सब सिर्फ उसे गौरव से दूर करने के लिए है। 2 महीने निकल गए। रचना गौरव से हंसती बोलती। एक दिन अनित से आखिर रहा नहीं गया, वह रचना से उलझ ही गया। आज वह अपने दिल की तिलमिलाहट दूर कर लेना चाहता था। रचना, आखिर यह गौरव के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसमें कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगी हो? बिल्कुल भी नहीं अनित, मैं तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही हूँ। इतना हंसना बोलना तो चलता है ना? रचना ने जवाब दिया। थोड़ा बहुत कहाँ, तुम तो आजकल उसके साथ ही बहुत ज़्यादा घुल रही हो, अनित बोला। बिल्कुल नहीं, कभी कभार ही तो साथ मिलते बैठते हैं, रचना लापरवाही से बोली। कभी कभार कहाँ, रोज़ तो मुंह उठाकर चला आता है और फिर पूरा समय खाना खाते हुए टीवी देखते हुए तुमसे सट कर बैठता है, अनित झल्ला कर बोला। तो क्या हुआ? साथ बैठना कोई गलत है क्या? आदमी को इतना खुले विचारों वाला तो होना ही चाहिए ना? रचना ने शिप्रा के मामले में कही अनित की बातों को ही वापस उसके मुंह पर मारा। कुछ क्षण को अनित सकपका गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर अकड़ कर बोला, मेरा डायलॉग मुझे मत मारो, मेरी बात अलग है। क्यों? तुम्हारी बात क्यों अलग है? इसलिए कि तुम आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो और मैं औरत हूँ, तो मुझे तुम्हारे कहने के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या मुझ में अपना अच्छा बुरा समझने की अक्ल नहीं है? रचना तुनक कर बोली।
मैं वादा करता हूँ रचना, मैं अपनी फ्लर्टिंग की आदत छोड़ दूंगा, बस तुम गौरव से दूरी बना लो। अनित का मुंह हारे हुए जुआरी जैसा हो गया था। अगर मैंने गौरव से दूरी बना भी ली तो आप वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाओगे, क्योंकि आप दिल से नहीं बदल रहे। सिर्फ मेरे और गौरव के बीच की नज़दीकियों के डर से बदलने की बात कर रहे हूँ। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा, आप फिर अपनी बिंदास हरकतों पर उतर आओगे। यह अकेले बाहर घूमने ले जाना, सिप्रा भाभी को भी अवॉइड करना, मेरे आसपास मंडराते रहना, ये बस मेरे प्रति सच्चे प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि यह मुझे और गौरव को लेकर तुम्हारे मन में पनप रही असुरक्षा की भावनाओं की प्रतिक्रिया मात्र है। अनित, आज तुम 2 महीने में ही डर कर इतना परेशान हो गए, लेकिन कभी मेरे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं किया, जिसे मैं पिछले 2 सालों से सहती आ रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो रचना, मैं सचमुच गलत हूँ। मैं अपने डर और ईर्ष्या के कारण ही तुम पर दबाव बनाना चाह रहा था कि तुम गौरव से बात करना बंद कर दो। मैं वास्तव में असुरक्षा की भावना से ग्रस्त व्यक्ति हूँ। मुझे माफ़ कर दो रचना। अनित की आंखें भर आई। अनित के स्वर की सच्चाई सुनकर और आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर एक बारगी रचना का मन पिघल गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और अनित के सामने से हट गई। यह सब ढोंग है। वह अब अनित पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकती। गौरव न सिर्फ उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, बल्कि उसके दिल में काफ़ी करीब आ गया है। अनित की सिप्रा से नज़दीकियों ने रचना के मन में जो एक खालीपन और अकेलापन पैदा कर दिया था, उसे बहुत हद तक गौरव ने भर दिया था। अब वास्तव में रचना को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनित क्या करता है, किससे बातें करता है या कहाँ आता जाता है। रचना अब अपनी खुशी में मगन रहती। उसे भी एक मस्त आगे पीछे घूमने वाला साथी मिल गया था। हाँ, अनित जरूर अपनी गलती समझ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिप्रा के साथ उसके अनुचित व्यवहार का परिणाम एक दिन उसके घर में ऐसी आग लगा देगा। उसने सिप्रा से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया था। सिप्रा को भी अक्ल आ गई थी कि देवर देवर होता है और पति पति। अपना हाव भाव दिखाकर पर पुरुष को हमेशा के लिए अपने नाम नहीं लिखवा सकते। वह तो सोचती थी कि अनित पूरी तरह से उसके पल्लू से बंधा है और उम्र भर बंधा रहेगा, लेकिन रचना के जीवन में गौरव के आ जाने से सारा परिदृश्य ही बदल गया। बच्चों की परीक्षा खत्म होने पर सिप्रा ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने पति के पास चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। देवर को मुट्ठी में पकड़ कर रखने के चक्कर में कहीं पति भी हाथ से ना निकल जाए। 2 नावों की सवारी करने के लालच में कहीं वह बीच समंदर में ही ना गिर पड़े। अनित की भी अकल ठिकाने आ गई थी। अपनी मौज मस्ती में चूर वह भूल गया था कि अगर पत्नी से वफादारी और ईमानदारी चाहते हो तो पति को भी त्याग करना ही पड़ता है। ताली है एक हाथ से नहीं बजती। पति को भी रिश्तों की मर्यादा निभानी पड़ती है। अनित के स्वभाव में अप्रत्याशित परिवर्तन ने रचना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आजकल अनित रचना और घर का पूरा ध्यान रखता, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाता। उसके व्यवहार में कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। उसे सबक मिल गया था। उसके स्वभाव में सच्चाई की झलक दिखती थी। रचना को पता लगा कि सिप्रा अपने पति के पास वापस जा चुकी है। उसने अपना घर उजड़ने से बचा लिया। अब रचना ऊहापोह की स्थिति में थी। वह सच्चा प्यार तो अनित से ही करती है, मगर गौरव के आकर्षण को भी तोड़ नहीं पा रही थी। अनित को सबक सिखाने में उसे खुद भी सबक मिल गया कि गौरव के साथ उसके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इसी बीच गौरव के घर वालों ने उसके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। चलो अच्छा है, इस बहाने गौरव और उसके बीच अपने आप दूरी आ जाएगी। वह भी इस दोहरी जिंदगी से उब गई थी। फिर उसका अनित भी सुधर चुका था। दूसरे दिन सुबह सुबह रचना ने घर की सारी खिड़कियां खोल दी। पिछले कुछ महीनों से घर का वातावरण तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया था। आज भी हवा एकदम ताज़ा और खुशनुमा थी। सिप्रा और गौरव नाम के अनचाहे मेहमान उनके घर और जीवन से हमेशा के लिए जा चुके थे। आज रचना को अपना दिल दिमाग एकदम तरोताज़ा लग रहा था। वह घर को नए सिरे से संवारते हुए गुनगुना रही थी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से।